किसी भी सोसाइटी में पुलिस और प्रिजन सिस्टम्स का एक बहुत ही क्रूशियल रोल होता है पब्लिक की सुरक्षा और ये इंश्योर करना कि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो अपनी पूरी सजा भुगते। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की ही होती है, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं होता। They face a lot of challenges and lack of resources। क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतने बड़े स्केल पर कैसे मैनेज करते हैं? इनके क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इनकी ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या सिस्टम्स हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं? आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो थोड़ी हायरार्की के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे ऊपर जो होता है वो होता है डीजीपी, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पूरी स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट को भी एडवाइस करता है। डीजीपी के नीचे आते हैं डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स को मैनेज करते हैं। फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सब डिविजन्स होते हैं उनको मैनेज कर रहे होते हैं एएसपी या डिप्यूटी एसपी। हर सब डिवीजन के अंडर होते हैं कुछ पुलिस स्टेशन, पर कुछ स्टेट्स में सब डिवीजन और पुलिस स्टेशन के बीच पुलिस सर्कल्स होते हैं, जिनके हेड जनरली एक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होते हैं। भगवान ना करे अगर आपको पुलिस स्टेशन जाना हो या कोई कंप्लेंट रजिस्टर करनी, ये बिल्कुल ना करे कि आप किसी को भी अपनी कंप्लेंट बताने लग जाए। एक पूरा सिस्टम है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। मेट्रोस या किसी भी बड़े शहरों में पुलिस स्टेशन का हेड होता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, या फिर ऐसे एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर की कमी है, वहां पर भी जो पुलिस स्टेशन को हेड कर रहा होता है वो होता है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। पर जो रूरल एरियाज या फिर छोटे शहर होते हैं वहां पे पुलिस स्टेशन का इंचार्ज होता है सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। हर पुलिस स्टेशन में कई बीट्स भी होती है जहाँ पे कांस्टेबल्स की ड्यूटी असाइन की जाती है फॉर सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग या फिर प्रोटेक्शन के लिए। एक बात और समझ लो, बड़े शहर जैसे कि कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर हैदराबाद, यहाँ की पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कमिश्नर के अंडर। फिर आती है सीआईडी। कुछ समझे दया? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। दरवाजा तोड़ दो। इसका मतलब है ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ, ये सब फिल्मी बातें हैं। सीआईडी पुलिस फोर्स की स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती है। इसकी मेनली दो पार्ट्स होते हैं, क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच। क्राइम ब्रांच में जो है वो स्टेट पुलिस की सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इसीलिए वो कुछ अलग तरह के क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, जैसे कि फेक करेंसी, प्रोफेशनल चीटिंग, क्रिमिनल गैंग्स की एक्टिविटी या फिर जैसे इंटर स्टेट क्राइम्स हो। और जो स्पेशल ब्रांच होती है वो स्टेट की सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करती है, जैसे कि वॉच रखना फॉर सबवर्सिव एक्टिविटीज या फिर इंटेलिजेंस गैदर करना और उसके बेस पे एक्शन लेना। सीबीआई के बारे में तो आपने न्यूज में पढ़ा ही होगा कि ये केस अब सीबीआई हैंडल करेगी। सीबीआई ने एक महिला जज और उनके पति को घूस ले भ्रष्टाचार, करप्शन। फॉर एग्जांपल हर्षद मेहता केस, प्रियदर्शनी मट्टो मर्डर केस, बोफोर्स स्कैंडल, हवाला स्कैंडल्स या फिर कोल एलोकेशन स्कैम, ऐसे ही बहुत बड़े स्कैम्स और केसेस को सीबीआई मैनेज करती है। वैसे इसकी शुरुआत इंडिपेंडेंस से पहले ही हो गई थी। 1941 में एक स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट सेटअप हुई, फिर 1946 पे एक स्पेशल एक्ट के थ्रू इसको एक स्टैट्यूटरी बेस दे दिया गया। धीरे धीरे इसकी ज्यूरिसडिक्शंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज के करप्शन केसेस में भी आने लगते। 1963 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर्म हुआ, यानी सीबीआई। अब इसके पास पहले से भी ज्यादा केसेस हैंडल करने की पावर आ गई, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड फ्रॉड्स, स्टॉक कंपनीज, पासपोर्ट फ्रॉड्स या फिर ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले प्रोफेशनल गैंग्स। करेंटली सीबीआई के 7 मेजर डिविजन्स हैं: एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, स्पेशल क्राइम्स, लीगल डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, टेक्निकल और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब। ये सब तो आपने जान लिया स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस सिस्टम के बारे में। फिर एक आती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ऑपरेट करती है। इनका काम होता है देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और साथ ही साथ इंटरनल पीस को मेंटेन करना। नेचुरल कैलामिटीज या फिर अगर किसी रीजन में क्लैशेस, वायलेंस होती है तो उनको मेंटेन करना भी ये सीआरपीएफ का काम है। फिर इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसे कि एयरपोर्ट, उसकी सिक्योरिटी भी सीआरपीएफ ही करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इलेक्शंस होते हैं तो वो इलेक्शंस पीसफुली जाए, इसका भी मेक श्योर सीआरपीएफ ही करती है।
पुलिस और जेल्स का कनेक्शन वैसा ही है जैसे जय और वीरों का, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो अब हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी क्रिमिनल को या तो सेंट्रल जेल में लेके गए हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट जेल में, बट आखिर ये है क्या, इसी के बारे में इस सेक्शन में हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को भी किसी भी जेल में डाल देंगे। तो आखिर क्या क्राइटेरिया है, क्या फ़र्क होता है डिफरेंट जेल में, और कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा क्रिमिनल कौन सी जेल में जाएगा। पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर कितनी डिफरेंट तरह की जेल्स होती है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जेल के, वो होते हैं सेंट्रल जेल्स, डिस्ट्रिक्ट जेल्स और सब जेल्स। इसके अलावा विमेन जेल्स, बोर्स्ट्रल स्कूल्स, फिर ओपन जेल्स और स्पेशल जेल्स भी आपको दिखने को मिलती है। वैसे सेंट्रल जेल का जो क्राइटेरिया होता है वो हर स्टेट में डिफरेंट होता है, बट इन सब का जो एक कॉमन फीचर है वो ये है कि इनमें वो प्रिजनर्स आएंगे जो कि 2 साल या उससे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए सज़ा काट रहे हो। यहाँ पे ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हीनियस क्राइम्स किए हो या फिर वो अपनी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। इन जेलों में रिहैबिलिटाइजेशन फैसिलिटीज भी बहुत ज्यादा होती है। इंडिया में टोटल 148 सेंट्रल जेल्स है। सबसे ज्यादा है दिल्ली में 14 जेल, फिर एमपी में है 11 जेल्स, पंजाब में 10, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु इन सब में 9, बिहार और कर्नाटका में 8 जेल्स, आसाम में 6 जेल्स, छत्तीसगढ़ में 5 जेल्स और गुजरात और आंध्र प्रदेश में 4। वैसे सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता। जिन स्टेट्स में सेंट्रल जेल्स नहीं है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जेल्स होती हैं। इंडिया में टोटल 428 डिस्ट्रिक्ट जेल्स हैं। यहाँ भी सेंट्रल जेल्स की तरह ही कैदियों को रखा जाता है। यूपी में 64, एमपी में 41, बिहार में 31, 28 महाराष्ट्र में, 26 राजस्थान में, असम में 22, कर्नाटका में 21, हरियाणा में 17। सब जेल जो होती हैं वो थोड़ी छोटी जेल्स होती हैं। यहाँ पर मेजरली रिमांड या जो अंडर ट्रायल होते हैं वहाँ पर ये लोग रहते हैं। अगर किसी कैदी की सज़ा लेस देन 1 मंथ है तो उन्हें भी इन सब जेल्स में रखा जाता है। इंडिया में टोटल 574 सब जेल्स हैं। अब जिस जेल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो आपको थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगी क्योंकि मैं बात करूँगा ओपन जेल की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर वो जेल होगी कैसे जो ओपन है, बट वो कुछ ऐसे कि यहाँ पर नॉर्मल जेल्स की तरह लंबी लंबी ऊंची ऊंची दीवारें नहीं होती, ना ही कैदियों को लॉक्ड सेल्स में रखा जाता है और इवन सिक्योरिटी भी नहीं होती। इन जेल्स में उन कैदियों को रखा जाता है जिन्होंने अपनी 1/3 सजा पूरी कर ली हो और वो गुड बिहेवियर शो कर रहे हैं और वो कुछ स्पेशल नॉर्म्स को भी मीट करते हो। यहाँ के प्रिजनर्स फार्मिंग कर सकते हैं और अपनी फैमिली के लिए अर्निंग भी कर सकते हैं। उनको दिन में करीब जेल से 20 किलोमीटर दूर तक काम करने की परमिशन मिल जाती है, लेकिन रात को उन्हें वापस जेल में आना पड़ेगा और हर 6 महीने के बाद उन्हें 20 दिन का पैरोल भी मिलता है। 3 महीने तक ओपन जेल में रहने के बाद इन कैदियों को करेक्शनल होम्स में शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पर उनको अपने खाने का इंतजाम खुद ही करना पड़ेगा। ओपन जेल में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है और कई जगह ओपन कॉलोनीज भी है जहाँ पर इनमेट्स अपने फैमिली मेंबर्स को बुला सकते हैं रहने के लिए। इस समय इंडिया में लगभग 91 ओपन जेल्स हैं। फिर आते हैं स्पेशल जेल्स यानी मैक्सिमम सिक्योरिटी वाले प्रिजन्स। यहाँ पर कुछ खास तरह के कैदियों को रखा जाता है जैसे कि जिनको टेररिज्म, वायलेंट क्राइम की सज़ा मिली हो, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हो या फिर जेल में जो डिसिप्लिन को लेकर सीरियस ऑफेंडर्स हो या जो दूसरे प्रिजनर्स के साथ वायलेंट होकर उनका अग्रेसिव बिहेवियर करते हैं। 2022 के एंड तक इंडिया में 42 स्पेशल प्रिजन्स थे। कुछ ऐसे प्रिजन्स भी होते हैं विच आर एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन। यहाँ पर स्टाफ भी फीमेल का होता है। इंडिया में टोटल 34 प्रिजन्स हैं ऐसे which can handle a capacity of 7,080 prisoners। बाकी सबको जनरल प्रिजन्स में ही रहना पड़ता है। माइनर्स और जुवेनाइल्स के लिए स्पेशल प्रिजन्स हैं जिनको कहते हैं बोर्स्ट्रल स्कूल्स। यहाँ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू इंश्योर केयर, वेलफेयर एंड रिहैबिलिटाइजेशन ऑफ यंग ऑफेंडर्स। यहाँ उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन यंग प्रिजनर्स की रिफॉर्मेशन के साथ साथ उनको हैबिचुअल और अडल्ट क्रिमिनल से दूर भी रखना हो। इंडिया में टोटल 10 बोर्स्ट्रल स्कूल्स हैं और फिर कुछ ऐसे प्रिजन्स भी होते हैं जो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आते, वो होते हैं अदर जेल्स। इंडिया में 3 ऐसी स्पेशल जेल्स हैं विच आर इन केरला, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। इंडिपेंडेंस के बाद जेलों की कंडीशंस के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफ़ी कमिटीज़ और कमीशंस अपॉइंट किए।
लेकिन 1960 में मॉडल प्रिजन मैनुअल बना जो बेसिकली इंडियन प्रिजन मैनेजमेंट को चलाने का एक गाइडिंग प्रिंसिपल था। इसके बाद काफ़ी कमिटीज़ बनी जैसे कि मुल्ला कमेटी और कृष्णा अय्यर कमेटी। 1996 में राममूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के प्रिजन लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाने को कहा और साथ ही साथ मॉडल प्रिजन मैनुअल के लिए एक कमेटी भी बनाई। 1999 में एक ड्राफ्ट मॉडल प्रिजन मैनेजमेंट बिल ने 1984 के प्रिजन एक्ट्स को रिप्लेस कर दिया। हालांकि बहुत सी इंप्रूवमेंट होती रही है इंडियन प्रिजन सिस्टम में, पर अभी भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो डीप रूटेड है इस सिस्टम में। जेलों में वायलेंस एक बहुत ही बड़ा इशू है। वायलेंस बिटवीन ग्रुप्स भी बहुत ज्यादा कॉमन है। 2002 में बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट के 3 दिनों के राइट्स और स्टैंड ऑफ्स को हैंडल करने के लिए बिहार मिलिट्री पुलिस को बुलाना पड़ा और शूट आउट में 6 प्रिजनर्स मारे गए। फिर एक केस था खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का। इसमें करीब 24 अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को पुलिस ऑफिशियल्स ने अंधा ही कर दिया। ये सुन के बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और आत्मा ही कांप उठती है कि कैसे इनके साथ ये टॉर्चर हुआ होगा और कैसे इन्होंने झेला होगा। ऐसी बहुत सारी खबरें आपको आती रहती है कि कैसे इनमेट्स के साथ वायलेंस और टॉर्चर भी हुआ। Moving on to our special investigation, damning evidence of how brutality takes place in our country's prison system. इंडियन जेल्स में कंजेशन और ओवरक्राउडिंग तो बहुत ही बड़ा और हमेशा से ही इश्यू रहा है। मेजर कंट्रीब्यूशन इनमें उन कैदियों का रहा है हु आर अवेटिंग ट्रायल्स। तो इस ओवरक्राउडिंग को कम करने के लिए पुलिस और कोर्ट्स को एक साथ काम करना पड़ेगा ताकि ये पॉपुलेशन डिक्रीज हो, जिससे कि जेल्स में ओवर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम ना रहे। ओवरक्राउडिंग का अंदाजा आप इससे निकाल सकते हैं कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2008 में इंडियन जेल्स 129% ओवरक्राउडेड थी और दिल्ली सरकार की वेबसाइट ये कहती है कि 2021 में प्रिजन्स की ओवरक्राउडिंग 182.47% थी, जो 2022 में बढ़ के 184.49% हो गई। जब दिल्ली की जेलों का ये हाल है तो पूरी इंडिया की जेलों का क्या ही हाल होगा, ये आप ही इमेजिन कर लीजिए। ओवरक्राउडिंग का सीधा असर लिविंग कंडीशंस पे भी पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस के ऑफिशियल्स कुछ काम नहीं कर रहे, बट अगर आप एक रूम में 5 की जगह 10 लोगों को रखेंगे तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। खाना, कपड़े, सफाई, टॉयलेट्स की कंडीशन, ये सब अल्टीमेटली प्रिजनर्स की हेल्थ पे ही इम्पैक्ट डालता है। इसका एंड रिजल्ट होता है प्रिजनर्स को हर तरह की बीमारी होना। लैंसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल में पब्लिश्ड एक ग्लोबल स्टडी का ये कहना है कि आम पॉपुलेशन के मुकाबले इंडियन प्रिजनर्स के ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी होने के चांसेस 5 गुना ज़्यादा है। इस स्टडी में लगभग 19 ईयर्स का डेटा एनालाइज किया गया है। अगर आपको ये रिपोर्ट पढ़नी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और करप्शन की खबरें इंडिया तो क्या पूरे वर्ल्ड में कॉमन है। जितनी ज़्यादा पावर, जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उतना ही ज़्यादा करप्शन के चांसेस। ऑफिशियल्स तो छोड़ो, इवन गार्ड्स के पास इतनी ज़्यादा पावर्स होती है इनमेट्स के ऊपर। बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं होती इन गार्ड्स की, तो ये जितना भी करप्शन है ये उनके लिए एडिशनल सैलरीज और इनकम की तरह काम आता है। ये भी सुनने को आया है कि अच्छा खाना खाने के लिए भी रिश्वत देनी पड़ती है और ये न्यूज़ आजकल मीडिया में आपको बहुत ही कम दिखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टाफ शॉर्टेज, उनकी ट्रेनिंग की कमी के साथ साथ रिहैबिलिटाइजेशन प्रोग्राम्स की भी कमी आर एरियाज ऑफ कंसर्न। और एक सबसे बड़ा इशू जो इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलता है वो है अनइक्वल ट्रीटमेंट। न्यूज़ में बहुत बार ये पॉइंट आउट किया हुआ है कि कुछ प्रिजनर्स को उनकी पावर, पैसा, कास्ट या फिर कुछ और रीज़न से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये बात ह्यूमन राइट वॉच की एक स्टडी ने पब्लिश भी किया है। फिर विमेन प्रिजन्स की कमी, मेडिकल और लीगल एड की कमी, कस्टोडियल डेथ्स और रेप की खबरें भी, ये सब प्रिजन्स का एक नाइटमेयर है। इंडियन प्रिजन्स का कंपैरिजन अगर हम इंटरनेशनल प्रिजन से करें तो हमें एक बहुत ही सब्सटैंशियल डिफरेंस मिलेगा इन दोनों प्रिजन्स की कंडीशन में, और ये भी पता चलेगा कि हमें एक बहुत ही बड़े लेवल पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ओवरक्राउडिंग की बात करें तो अमेरिकन जेल्स में ओवरक्राउडिंग होती है, लेकिन यूरोपियन जेल्स में ये बहुत ही कम लेवल पे मिलेगी। जहाँ इंडिया में रिहैबिलिटाइजेशन प्रोग्राम बहुत ही कम जगह अवेलेबल है, वहीं यूरोपियन जेल्स पे इस पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस दिया जाता है।
इनमेट्स को सोसाइटी में री इंटीग्रेट करने के लिए कई तरह का एजुकेशनल और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी ऑफर किया जाता है। अमेरिकन जेल्स में रिसिडिविज्म यानी क्रिमिनल्स के दोबारा क्राइम करने की टेंडेंसी को भी कम करने की कोशिश की जा रही है। सेंटेंस की बात करूं तो इन जनरल इंडिया में सेम ऑफेंस के लिए बहुत डिफरेंट पनिशमेंट दी जा रही है। अमेरिका में भी कई बार रेशियल और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेस पर डिस्पैरिटी के इश्यूज सामने आते हैं, लेकिन यूरोप में जनरली शॉर्टर सेंटेंसेस होती है बिकॉज उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है रिस्टोरेटिव जस्टिस और री इंटीग्रेशन पर। एक मेजर डिफरेंस जो इंडियन और अमेरिकन जेल्स में होता है वो है कि इंडियन जेल्स आर हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट वेयरएज अमेरिकन जेल्स प्राइवेटाइज्ड होती है, प्राइवेट कंपनीज ने उनको ओन किया होता है। यूरोप में भी अमेरिका से कंपैरिजन बहुत कम प्राइवेट प्रिजन्स है। इंडिया और अमेरिका दोनों ही कंट्रीज में लिविंग कंडीशंस को लेकर अक्सर ह्यूमन राइट इशू उठते रहते हैं, लेकिन यूरोपियन प्रिजन सिस्टम्स में इनमेट्स के लिए ह्यूमेन कंडीशंस मेंटेन करने के साथ साथ उनको सही ट्रीटमेंट देने पर हमेशा एम्फसाइज किया जाता है। वैसे इंडिया में जेल की कंडीशन को इम्प्रूव करना और इनमेट्स की वेलबींग पे ध्यान देने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे इतने लाखों प्रिजनर्स में कब किसका ट्रायल है, केस का क्या स्टेटस है, ये सब बहुत ही मुश्किल होता था। इसी के चलते बहुत सारी कोर्ट की डेट्स मिस हो जाती थी, लेकिन अब एक ई प्रिजन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। ये एक प्रिजन मैनेजमेंट एप्लीकेशन है जिसके साथ इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। इसका नतीजा अब स्टेट जेल अथॉरिटीज क्विकली इनमेट्स का डेटा एक्सेस कर सकती है और केसेस का क्या स्टेटस है और कौन सी डेट्स है इसका भी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है। फिर अब जो नया मॉडल प्रिजन मैनुअल है 2016 का, उसमें फुल लीगल एड का प्रोविजन है, यानी स्टेट लीगल सर्व अथॉरिटीज ने जेलों में लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स बनाए हैं ताकि हर किसी प्रिजनर्स को लीगल एड और एडवाइस मिल सके। जेलों में अवेयरनेस कैंप्स भी चलते रहते हैं ताकि प्रिजनर्स को इन सब सर्विसेज के बारे में पता रहे। बहुत से प्रिजनर्स ऐसे होते हैं जो फाइन पे नहीं कर पाते और इसीलिए सालों तक जेल में ही बंद रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी जिसका नाम है सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स, ताकि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा सके और जल्दी से जल्दी वो अपनी नई लाइफ नए सिरे से शुरू कर सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।